हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है oogenesis। क्या नाम है बाबू? oogenesis। हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ चुके थे। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग किस चीज के फॉर्मेशन को पढ़े थे? स्पर्म के फॉर्मेशन को पढ़े थे, जो कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हम समझा दिए थे, लिखा भी दिए थे। ठीक है, आज जो हम लोग का टॉपिक है ये हमारा oogenesis। क्या है? oogenesis। oogenesis का अर्थ होता है ओवम का फॉर्मेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि महिलाओं के बॉडी के अंदर में जो ह्यूमन फीमेल्स होती है, उस फीमेल के बॉडी के अंदर में ओवम का कैसे फॉर्मेशन होता है, उसके पूरे जर्नी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा समय को नहीं गवाते हुए डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं, है ना। तो सबसे पहले कि तुम लोग जानती हो ये हेडिंग हम क्या दिए हैं? oogenesis। और हम हिंदी में लिखे हैं ताकि तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा क्लियर चीज़ों को स्पष्ट समझ में आए और तुम एग्जाम में लिख पाओ। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है oogenesis का, देखो हम पॉइंट वाइज लिखे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा आप लोगों को। जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई कंपटीशन का तैयारी भी क्यों नहीं कर रहे हो, उसके लिए भी ये यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ओवम बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। एकदम सिंपल सा भाषा में यही बताना है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में समझिएगा, लिखा हुआ है कि फीमेल में oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। आओ ना जी, मुंह देख रहा खड़ा होकर, वहां पर नहीं देख रहा कि वीडियो बन रहा है, एकदम खड़ा हो गया। अब हम बोलेंगे आओ आओ, तब आएगा अगला कहीं का। ध्यान देना, फीमेल में oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। मतलब हुआ, एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब होता है भ्रूणीय अवस्था, यानी जब लड़की अपने माँ के गर्भ के अंदर है, भ्रूण अवस्था में। किस अवस्था में है? भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था समझते हैं ना? जब वो यूट्रस के अंदर है, गर्भाशय के अंदर है, तभी उसके बॉडी के अंदर में oogenesis स्टार्ट हो गया, यानी कि ओवम बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। तो सोचिए, बहुत ही कल्पना करने वाली विषय है कि लड़का और लड़की के बॉडी में अंडाणु और शुक्राणु बनने का बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएट अंतर है। लड़का लोग में क्या होता है कि जब लड़का किशोरावस्था में पहुंचता है, जब लड़का 13 साल के बाद एज होता है उसका, तब उसके शरीर में शुक्राणु बनने स्टार्ट होता है। जबकि लड़की का कंडीशन ऐसा नहीं है। लड़की अभी धरती पे जन्म भी नहीं ली, धरती पे पैर भी नहीं रखी, अभी वो अपने माँ के पेट के अंदर है, तभी उस लड़की के पेट के अंदर यानी उसके गर्भाशय के अंदर में अंडाणु बनना स्टार्ट हो चुका है। हम ये नहीं बोले कि अंडाणु बन के तैयार है, बनना स्टार्ट हुआ है। याद रखिएगा, दो वर्ड है, एक अंडाणु बन जाना और अंडाणु बनना स्टार्ट होना, दोनों में फर्क है। अभी वो शुरुआत हुआ है, ओवम बनना शुरुआत हुआ, ऐसा नहीं कि ओवम बन के रेडी है। सर, अंडाणु का कितना एज तक में बन जाता है? हाँ, कितना एज तक में बन जाता है? कितना एज तक में बन जाता ना, जब वो गर्भावस्था में है तब से बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब वो किशोरावस्था में पहुंचती है, यानी 13-14 साल की जब हो जाती है, तब उसका अंडाणु जो है, जो बनने स्टार्ट हुआ था, जो रुका हुआ था, अब वो धीरे धीरे और डेवलप करता और बनने स्टार्ट होता है वो, है ना। और फिर जाके वहां पर मियोसिस 1, मियोसिस 2 अभी हम बताएंगे। इसी टॉपिक पे तो चर्चा कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग ये दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि फीमेल में oogenesis किस अवस्था में स्टार्ट हो जाता है? एम्ब्रियोनिक अवस्था में, यानी भ्रूणीय अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के 6 से 8 वीक के बाद फीटस यानी कि भ्रूण में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। यानी कि कितने दिन के बच्चे के अंदर में oogenesis स्टार्ट होता है? तो बता रहा है 6 से 8 वीक। 6 से 8 वीक मतलब कितने मंथ बोल सकते हैं? 6 से 8 वीक का मतलब कितना महीना? महीना अगर बोलना हो तो 2 महीना। यानी सोचिए, 2 महीना का बच्चा है अभी, वो लड़की अभी 2 महीने की है, और उसके 2 महीने के बेबी के अंदर में, उसके अंडाशय के अंदर में oogenesis स्टार्ट हो चुका है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, कि 2 महीना की लड़की है अभी मात्र, और उसके अंडाशय के अंदर में क्या बनना स्टार्ट हो गया है? oogenesis बनना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ हमारा वही लिखा हुआ कि फर्टिलाइजेशन के 6 से 8 वीक के बाद, यानी 6 से 8 सप्ताह के बाद, लगभग हम 2 महीना मान लेते हैं, 2 महीना के बाद जो है भ्रूण के अंदर में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? oogenesis यानी कि अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाता है। एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा और ध्यान से सुनते जाइएगा। अब लिखा हुआ है कि 20 वीक तक, यानी 20 सप्ताह तक, 20 सप्ताह का मतलब वो 4 महीना, सॉरी 5 महीना, 20 सप्ताह मतलब
5 महीना, 4 पंचे 20, एक महीना में कितना सप्ताह होता है? 4 महीना। तो मतलब समझिए 5 मंथ में जब वो बेबी अपने माँ के गर्भ के अंदर कितने महीना का हो गई? 5 महीने का हो गई। जब वो 5 महीने का हो गई तब उसके गर्भाशय के अंदर में 6 से 7 मिलियन, कितना? 6 से लेकर 7 मिलियन oogonia बनकर रेडी हो जाता है। सोचिए 6 से 7 मिलियन oogonia बन गया कितने महीना में? 5 महीना में। तो समझ पा रहे हैं हम शुरू में क्या बोले? जब बेबी 2 महीने की थी तब उसके अंदर में स्टार्ट हुआ था oogenesis, अंडाणु बनना स्टार्ट हुआ था। जब वो 5 महीने की हो गई तो उसके अंदर बहुत सारे अंडाणु का जो पहला स्टेज है, पहला रूप है, उसको बोलते हैं oogonia। क्या बोलते हैं? oogonia। तो अभी कितना बताएं? 6 से 7 मिलियन oogonia बन गया अंडाशय के अंदर। कितने महीना में? 5 महीना में, 5th मंथ में, यानी 20 वीक्स के अंदर में कितने? 6 से लेकर 7 मिलियन oogonia बन के तैयार हो गया। आगे देखिएगा, जन्म के समय, अब जब वो बच्चा जन्म लेगी, जिस टाइम पे वो जन्म ले रही है, पार्चुरेशन जब हो रहा है, माँ के गर्भ से वो बाहर निकल रही है, उस टाइम पे देखिएगा जन्म के समय बच्चे की अंडाशय में लगभग 2 मिलियन oogonia शेष बचे रहते हैं। अब बोलोगे सर जब वो 5 महीने की थी तब उसके पास 6 से 7 मिलियन था, जब वो जन्म ले रही है उस टाइम पे उसके अंडाशय मात्र 2 मिलियन बचा, मतलब घट गया होगा। घट गया होगा ना? कितना मिलियन घट गया होगा? लगभग 5 मिलियन। तो 5 महीने की जब थी, अब 5 महीने के बाद जब वो 6 महीना की होगी, 7 महीने की होगी, 8 महीने की होगी, 9 महीने की होगी, तो 5 महीने के बाद अब नहीं बनता है, अब oogonia और बनना रुक गया। जितना oogonia बन गया बन गया 5 महीना तक। जब वो बच्चा अपने माँ के गर्भ के अंदर है तो 5 महीने तक उसके बॉडी में क्या बना? oogonia। 5 महीने के बाद और नहीं बनेगा। अब जैसे जैसे वो बड़ी होगी, मतलब और 4 महीना रही होगी गर्भाशय के अंदर, क्योंकि 9 महीना रहती है, तो 4 महीना में क्या हुआ? बहुत सारे जो oogonia बना वो नष्ट होने लगा। क्या होने लगा? नष्ट, बर्बाद होने लगा, टूटने लगा, डिसअपियर होने लगा, डिसॉल्व होने लगा। तो वो क्या हुआ? लगभग 5 मिलियन, लगभग 5 मिलियन oogonia नष्ट हो चुका। अब जब वो जन्म ले रही है, माँ के पेट से जब बाहर निकल रही है, माँ के गर्भाशय से, उस टाइम पे उसके पास केवल कितना बचा हुआ है? 2 मिलियन। यानी कि हर एक लड़की इस धरती पर जन्म लेती है लगभग 2 मिलियन oogonia लेके जन्म लेती है। वो क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? तुम लोग बोलोगी oogonia लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? oogonia लेके पैदा हुई हो तुम लोग। तो लेके भी जाएगी सर, लेके तो नहीं, oogonia लेके नहीं जाएगा बाबू। oogonia लगभग समझ लो वो प्रोसेस पूरा 45 साल में ही खत्म हो जाता है, 45 से 50 साल। हाँ, 45 से 50 साल के बीच में वो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस खत्म है। oogonia ओवम सब खत्म ही, सब कुछ नहीं, कुछ लेके नहीं जाती है, लेकिन लेके जरूर आती है। क्या लेके आती है? oogonia लेके आती है। अब लेके जाएगी, अगर दुनिया में नाम कमाएगी, दुनिया में बहुत अच्छा काम कर लेगी, साइंटिस्ट बन जाएगी, कुछ डॉक्टर बन जाएगी, तो उसका नाम रहेगा, नाम लेके जाएगा, वो अपना इज्जत लेके जाएगा। समझ में आ रहा बात को ना? तो यहां पर आपको समझ में आया कि जब वो जन्म लिया है तब उसके अंडाशय में कितने oogonia लेके जन्म लिया है? 2 मिलियन oogonia लेके जन्म लिया। अब सोचिए 2 मिलियन लेके जन्म ले लिया, अब वो धीरे धीरे बड़ी होगी, 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, 3 साल की होगी। तो जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ेगा, अब उसके अंदर जो oogonia वो भी और नष्ट होते जाएगा, घटते जाएगा। वो जब वो 13 साल की हो जाएगी, यानी कि जब वो किशोरावस्था में पहुंचेगी, तो घटकर देखिए 2 मिलियन का मतलब समझते हैं ना? 20 लाख। 2 मिलियन मतलब हाँ 20 लाख oogonia लेके जन्म लिया। और जब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते जब वो 13 साल की होगी, लगभग किशोर अवस्था यानी 11 से 13 साल के बीच जब होगी, तब मात्र बचेगा कितना जानते हो? मात्र बचेगा उसके पास 60,000 से 80,000 oogonia। मात्र 60,000 से 80,000 oogonia एक अंडाशय के अंदर, एक ठो अंडाशय के अंदर। समझ में आ रहा बात को? तो एक अंडाशय के अंदर कितना बचेगा? 60,000 से 80,000, और दूसरा अंडाशय के अंदर वही 60,000 से 80,000। तो लगभग कितना हो गया? 1,20,000 से लेकर 1,40,000 के लगभग समथिंग इतना oogonia बचा हुआ। समझिए 1,40,000 मैक्सिमम, 1,40,000 बचा। 20 लाख में मात्र 1,40,000 बचा हुआ है, उतना नष्ट हो गया। समझ 17-18 लाख नष्ट हो चुका है, 17-18, 18.5 लगभग नष्ट हो गया। तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि अब शुरू से फिर एक बार समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शुरू से ये पूरा जो पॉइंट लिखे हम, ये पूरे पॉइंट को फिर से समझाते, ध्यान से सुनो, इसका एक कहानी के तौर पे समझो। oogenesis को एक कहानी समझो, कल्पना करो, थिंकिंग करो कि मान लीजिए तुम्हारा जन्म अभी मां के गर्भाशय के अंदर तुम्हारा निर्माण स्टार्ट हुआ है।
अभी तुम अपने माँ के गर्भाशय के अंदर हो, तुम लोग कल्पना करो, और तुम मात्र अभी 2 महीने की हो। कितने महीने की हो? 2 महीने की। अभी गर्भाशय के अंदर हो और तुम्हारे अंडाशय के अंदर में oogenesis स्टार्ट हो चुका है। और जब स्टार्ट हो गया, जब तुम 5 महीने की हो गई, तब तुम्हारे अंदर लगभग कितना मिलियन, लगभग 6 से 7 मिलियन oogoनियम बन चुका है। कितना? 6 से 7। और जब 5 महीने के बाद फिर तुम्हारा और ग्रोथ हुआ, तब oogoनियम बनना बंद हो गया। 9 महीना तक जब तुम बाहर निकल रही हो, तब मात्र कितना लेके निकल रही हो? 2 मिलियन, यानी 5 मिलियन oogoनियम नष्ट हो गया। फिर तुम जैसे जैसे बड़ी हो रही हो, तो तुम्हारे अंदर जो oogoनियम तुम 2 मिलियन लेके पैदा हुई, उसमें से घट रहा, और घटते लास्ट कितना बचा? लास्ट मात्र 60,000 से 80,000 एक अंडाशय के अंदर बचा। यानी एक अंडाशय के अंदर 60,000, दूसरे अंडाशय के अंदर 60,000, यानी 1,20,000। अगर 80,000 ले लेते मैक्सिमम, तो 1,40,000 बचा हुआ है। इतने सारे oogoनियम हमारा क्या हो गया? नष्ट हो गया। समझ में आया बात को? ये तो रहा कहानी। अब हम लोग आपको ये बताएंगे, मतलब हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारे oogenesis है पूरा, कि oogoनियम बन के ओवम क्यों नहीं बना था, सिर्फ oogoनियम बन के क्यों रहा, oogoनियम आगे और डेवलप करके ओवम क्यों नहीं बना। यानी oogoनियम पहले क्या बनता है? राइट, जैसे कि स्पर्म जो है जर्म सेल से डायरेक्ट स्पर्म बनता है क्या? नहीं बनता है। जर्म सेल से पहले स्पर्मेटोगोनियम बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, तब जाके स्पर्म बनता है। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले अंडाशय के अंदर भी जर्म कोशिका होती है, जैसे कि टेस्टिस के अंदर होता है। जर्म कोशिका यहां पर, जैसे वहां स्पर्मेटोगोनियम था, यहां oogoनियम बनेगा। क्या बनेगा? oogoनियम, जो कि आपको बताएं बहुत सारा oogoनियम बन रहा है शुरुआत में। अच्छा, oogoनियम के बाद क्या बने जानती हो? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाद सेकेंडरी oocyte, और तब जाके बनेगा ओवम। समझिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने वाले हैं। तो फिलहाल इसको नोट डाउन कीजिए और हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि कैसे oogenesis का स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए पहले बोर्ड में। मान लीजिए कि सबसे पहले चाहे स्पर्म बने या ओवम बने, शुरुआत जर्म कोशिका से होती है। किससे होती है? जर्म सेल से। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो सेल है, ये है मान लीजिए जर्म सेल। कौन सा सेल? जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल होता है डिप्लॉयड, यानी कि 2n। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? 2n। ठीक है, जर्म कोशिका शुरुआत कहां से होती है? जर्म कोशिका से। अब मान लीजिए जर्म कोशिका में माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ। कौन सा सेल डिवीजन बाबू? माइटोसिस। एकदम सेम टू सेम वैसा, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब पढ़ा था, वहां पर जर्म कोशिका माइटोसिस सेल डिवीजन के स्पर्मेटोगोनियम बना था, और यहाँ जर्म कोशिका माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, तो यहाँ पर बनेगा मान लीजिए 2 सेल बना, तो ये दोनों सेल का नाम होगा oogoनियम। क्या नाम होगा? क्या नाम है इसका? क्योंकि माइटोसिस में 1 से 2 बनता है, माइटोसिस में 1 से 2 बनता है। और फिर जर्म कोशिका तो 1 नहीं होगा, और भी होगा, उससे भी बनेगा, और भी होगा, उससे भी बनेगा। मान लीजिए 1000 जर्म कोशिका होगा, 1000 जर्म कोशिका होगा, उससे कितना oogoनियम बनेगा? 2000, क्योंकि एक जर्म कोशिका से कितना oogoनियम बनता है? 2 माइटोसिस में। तो एक जर्म कोशिका का ही हम बात करते हैं कि एक जर्म सेल जो है उसमें माइटोसिस हुआ और 2 नया सेल बना। ये 2 नया सेल का नाम क्या है? oogoनियम। क्या नाम है बाबू? oogoनियम। और माइटोसिस अगर सेल डिवीजन हुआ, तो अगर ये 2n है तो ये भी 2n होगा, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर नहीं घटता माइटोसिस में। ठीक है, हाँ। जर्म सेल बहुत होगा या oogoनियम बहुत होगा? देखिए, जर्म सेल बहुत है, लेकिन उसमें सेल डायरेक्ट पहले जर्म सेल है ना जी। अब जर्म सेल माइटोसिस डिवाइड करते रहा, जितना बार माइटोसिस डिवीजन करेगा उतना ज्यादा oogoनियम बनेगा। तो oogoनियम बहुत सारा, हम तो अभी तुमको 2 ठो दिखा रहे हैं, 2 नहीं होता, बहुत सारा होता है। हाँ, बहुत सारा होता है, लेकिन एक जर्म कोशिका से कितना बनेगा? 2 ही बनेगा। अब बगल में मान लीजिए और जर्म कोशिका, वो भी बनाएगा, तो हम एक जर्म कोशिका का लेकर बात कर रहे हैं। एक जर्म कोशिका, एक जर्म सेल कितने oogoनियम बनाएगा? 2 बनाएगा। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारा, हम 2 का बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये oogoनियम है। ठीक है, अब ये जो oogoनियम है, ये साइज में बड़ा होगा, साइज इसका क्या होगा? बड़ा होगा, इंक्रीज होगा। जब साइज बड़ा होगा बाबू, तो मान लीजिए ये बड़ा साइज हो गया दोनों का।
जब साइज बड़ा हुआ तब इसका नाम होगा प्राइमरी oocyte। क्या नाम होगा? प्राइमरी oocyte। अच्छा, प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम नंबर n होगा या 2n लिखेंगे? क्योंकि यहां पर सिर्फ साइज बड़ा हुआ है, कोई डिवीजन तो हुआ नहीं है, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे? 2n। कोई दिक्कत यहां तक? तो हमारा क्या बन गया? प्राइमरी oocyte। अब एक प्राइमरी oocyte का कहानी हम बताएंगे, जैसे वहां भी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का कहानी बताए थे ना, यहां पर एक प्राइमरी oocyte का कहानी बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये प्राइमरी oocyte मियोसिस सेल डिवीजन में भाग लिया। कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस। मियोसिस 1। जब ये मियोसिस 1 किया तो 2 सेल बना। कितना सेल बना? 2 सेल बना। एक बड़ा सेल बना और एक छोटा सेल बना। ये 2 टाइप्स का सेल बना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है, ये मियोसिस 1 करके 2 नया सेल बनाया। वो 2 नया जो बना उसमें से भी छोटा बड़ा बना है। जो ये बड़ा बना है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। और इसको हम n लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? n। और ये जो बना इसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बना? फर्स्ट पोलर बॉडी। ये भी है n, हैप्लॉइड। क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन में अगर इसके पास 23 जोड़ा गुणसूत्र है तो 23 जोड़ा गुणसूत्र 23 पीस और 23 पीस में कन्वर्ट हो जाता है मियोसिस 1 में। ठीक है, मियोसिस 1 में 2 प्रकार के नया सेल बन गया, एक सेकेंडरी oocyte बना और दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी बना। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब ये जो सेल है सेकेंडरी oocyte, ये मियोसिस 2 करेगा और कितना सेल बनाएगा? 2। कितना सेल बनाएगा बाबू? 2 सेल बनाएगा। ठीक है, और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये भी कितना सेल बनाएगा? 2 बनाएगा। तो यहां पर कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस 2 होगा। ठीक है, मियोसिस 2 होगा। जब मियोसिस 2 होगा तो ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है यहां 2 चीज बनाएगा, ये भी 2 चीज बनाएगा। एक बनाएगा जो सेल बनाएगा इसको बोल देंगे ओवम। क्या बोल देंगे बाबू? ओवम। और एक छोटा और सेल बनाएगा, यहां पर छोटा सा सेल बनाएगा, इसका नाम होगा सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी। अब ये जो सेल है, ये सेल मतलब यहां ध्यान दो, ये सेल फिर 2 कोशिका बनाएगा और अपने से सेम साइज का बनाएगा, छोटा छोटा। तो मान लीजिए यहां भी छोटा बना, यहां भी छोटा बना, तो ये भी हमारा सेकेंड पोलर बॉडी, ये भी है हमारा सेकेंड पोलर बॉडी। ध्यान से सुनिएगा, जब मियोसिस 2 होता है तो इसके पास जितना क्रोमोसोम होगा ये दोनों के पास सेम उतना ही होगा। यानी ये भी n है, ये भी n है। ये अगर n है तो ये भी n हैप्लॉइड और ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड। मियोसिस 2 में सेम टू सेम पेरेंट्स के पास जितना क्रोमोसोम होगा डॉटर के पास उतना ही होगा। समझ में आ रहा बात को? तो ये फाइनली हमारा किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? ओवम का। ये ओवम बन गया। अब बात बाकी ये जो तीनों सेल बना, ये तीनों सेल डिजनरेट मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये तीनों सेल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ये सेकेंड पोलर बॉडी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। बचेगा केवल क्या? ओवम। अब ये ओवम के साथ अगर स्पर्म का मिलन होता है, अगर ये ओवम के साथ स्पर्म का मिलन होता है तो जाइगोट बनेगा, बच्चा का प्रोसेस होगा। और अगर इसके साथ स्पर्म का मिलन नहीं होता है तो ये भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और ये इस तरह से प्रोसेस हमारा ये oogenesis कंप्लीट होता है। तो oogenesis में हम लोग क्या क्या सीखे? oogenesis में सीखे कि सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? जर्म कोशिका से। जर्म सेल माइटोसिस डिवीजन करता है और बहुत सारे क्या बनाते हैं? oogoनियम बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस शुरुआत में ही चला, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही चल गया होगा, क्योंकि हम बताए कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या बन के रेडी रहता है? oogoनियम। तो यानी ये वाला प्रोसेस तो बच्चा जब अपने मां के गर्भ के अंदर है तभी स्टार्ट हो गया था। जर्म कोशिका, जर्म सेल माइटोसिस क्या बना रहा था? oogoनियम। और सुनो ध्यान से, अब जब बच्ची अपने मां के गर्भ में थी तो ये जो oogoनियम है ये अब साइज में बड़ा होकर प्राइमरी oocyte भी बन गया था। क्या बन गया था?
प्राइमरी oocyte बन गया था, ठीक है। ये भी स्टेज हो चुका था गर्भावस्था में ही, यानी गर्भावस्था के अंदर में प्राइमरी oocyte भी बन चुका है। oogonia डेवलप करके क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। लेकिन प्राइमरी oocyte अब आगे सेकेंडरी oocyte नहीं बन पाया गर्भावस्था के अंदर। गर्भावस्था के अंदर ये जो प्राइमरी oocyte है सेकेंडरी oocyte नहीं बन पाया, क्योंकि मियोसिस 2 नहीं होता है गर्भावस्था के दौरान। जब बच्ची अपने मां के पेट के अंदर है तब उसके अंडाशय, उसके जो प्राइमरी oocyte है उसमें मियोसिस 1 नहीं हुआ। अगर सोचिए मियोसिस 1 वहां होता तो वहीं पर ये सेकेंडरी oocyte बन जाता, बनता ना, नहीं बना वहां पर, मियोसिस 1 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप जब पढ़िएगा मियोसिस सेल डिवीजन तो देखिएगा मियोसिस सेल डिवीजन में जो होता है ना, मान लो यहां समझो बात को, ये मियोसिस सेल डिवीजन है, ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन में 2 स्टेप होता है, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2, ठीक है। अब मियोसिस 1 में भी 2 पार्ट होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक का बंटना और साइटोकाइनेसिस सेल का बंटना। तो यहां पर क्या हुआ, केंद्रक बंटना स्टार्ट हुआ ही था, प्राइमरी oocyte का केंद्रक बंटना स्टार्ट हुआ ही था कि कैरियोकाइनेसिस का 4 पार्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब प्रोफेज का ही 5 पार्ट, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, सब पढ़ाया था 11th में, ठीक है। समझिएगा बात को, जो हमारा लेप्टोटीन स्टेज है, लेप्टोटीन स्टेज, इस स्टेज में जाके प्रोसेस रुक जा रहा है, इस स्टेज में जाके प्रोसेस रुक जा रहा है। यानी प्राइमरी oocyte आगे प्रोसेस स्टार्ट किया था, यानी अब वो सेकेंडरी oocyte बनने के लिए आगे कदम बढ़ाया था, लेकिन ये पूरा प्रोसेस होगा तभी तो जाके, यानी ये मियोसिस 1 पूरा कंप्लीट होगा, यानी ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, मेटाफेज, एनाफेज, ये पूरा प्रोसेस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, तब जाके ये सेल इस सेल में कन्वर्ट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, कंप्लीट ही नहीं हुआ, प्रोफेज में गया, उसका लेप्टोटीन स्टेज में जाके रुका हुआ कंडीशन। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ओवम बनने के दौरान, oogenesis के दौरान प्राइमरी oocyte कौन से स्टेज में जाके रुक गया था, कौन से स्टेज में रुक जाता है, तो रुकता लेप्टोटीन स्टेज में। किस स्टेज में, लेप्टोटीन स्टेज में रुक जाता है। अगर नहीं रुकता ना तो सोचिए एक छोटी बच्ची के अंदर ही ओवम बन जाता, सेकेंडरी oocyte बन जाता। अगर एक छोटी बच्ची के अंदर सेकेंडरी oocyte बन जाता तो अगर एक छोटी बच्ची यानी 2 साल 1 साल की लड़की है उसके अंदर स्पर्म जाता तो वो गर्भवती हो जाती। अगर वो गर्भवती हो जाएगी तो फिर वो माँ के कंडीशन में नहीं होगी, क्योंकि छोटी बच्ची माँ का रोल नहीं निभा सकती है, निभा सकती है क्या, नहीं। इसीलिए भगवान विष्णु क्या किया कि उसके बॉडी के अंदर में ये जो प्रोसेस है इसको रोक दिया, बोलता नहीं अभी सेकेंडरी oocyte बन जाओगे, अभी सेकेंडरी oocyte इसके बॉडी में बन जाएगा और गलती से स्पर्म चला गया, ये तो गर्भवती हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, तो अभी सेकेंडरी oocyte को बनने से रोक दो। सेकेंडरी oocyte को कब बनाएंगे, जब वो लड़की कितने एज में चली जाएगी, 13 साल की एज में चली जाएगी, तब इस सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो इसको बीच में क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। कौन से स्टेज में रोक दिया गया, लेप्टोटीन स्टेज में रोक दिया गया है। नहीं समझे बात को, यानी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये पूरा स्टेज अगर पार कर लेता और साइटोकाइनेसिस हो जाता तो ये जो प्राइमरी oocyte है ये क्या बन जाता, सेकेंडरी oocyte। यही तो रोकना है, प्राइमरी oocyte को तो सेकेंडरी oocyte नहीं बनने देना है। क्यों नहीं बनने देना है, क्योंकि अभी वो लड़की का एज क्या है, कम है, वो अभी बच्ची है, छोटी बच्ची है, वो गर्भावस्था के अंदर है। अभी उसके अंदर प्राइमरी oocyte बन जाए ठीक है, लेकिन सेकेंडरी oocyte नहीं बनना चाहिए बाबू, क्योंकि अगर सेकेंडरी oocyte बना तो फिर शुक्राणु के साथ मिलकर वो बच्चे का निर्माण हो सकता है ना। छोटा बच्चा के साथ कोई मान लो रेप कर लिया गलती से, बहुत सारे होता है ना कि रेप हो जाता है किसी लड़की के साथ। अगर मान लो 3 साल 4 साल की लड़की है, उसके साथ रेप हो गया तो वो तो गर्भवती हो जाएगी। गर्भवती ना हो, ऐसा ना हो, इसके लिए भगवान उसके बॉडी में ये सिस्टम ही रोक दिया, बोलते नहीं अब इसके बॉडी में सिस्टम नहीं चलाएंगे, अब इस सेकेंडरी oocyte नहीं बनने देंगे इसको बॉडी में। क्यों नहीं बनने देंगे, क्योंकि एज कम है। जब ये 13 साल की हो जाएगी, जब इसका बॉडी मैच्योर हो जाएगा, तब अब ये जो लेप्टोटीन में रुका हुआ स्टेज था अब ये आगे बढ़ेगा,
लेप्टोटीन से जाइगोटीन, जाइगोटीन से पैकिटीन, पैकिटीन से डिप्लोटीन, डिप्लोटीन से डाइकाइनेसिस, और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस होगा, सेल दो भाग में बटेगा और दो चीज बन जाएगा, सेकेंडरी साइट बन जाएगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगा। यानी कि प्राइमरी ओसाइट के अंदर पे अभी प्रोसेस रुका हुआ है। इस प्राइमरी ओसाइट के अंदर प्रोसेस क्या है? रुका हुआ है। और प्रोसेस कौन से स्टेप में रुका हुआ है? तो बोलेंगे लेप्टोटीन। एकदम याद रखना, लेप्टोटीन लेप्टोटीन लेप्टोटीन, लेप्टोटीन स्टेज में प्रोसेस रुका हुआ है। अब क्यों रुका हुआ आपको बता दिए कि क्यों रुका हुआ है, कि रोकना जरूरी है। अगर हम नहीं रोकेंगे, प्रोसेस आगे बढ़ा देंगे, तो एक छोटे बच्चे के अंदर में सेकेंडरी ओसाइट बन गया, और सेकेंडरी ओसाइट बन गया दैट मींस अब वो बच्चे निर्माण का प्रोसेस हो जाएगा, उसके अंदर स्पर्म जैसे जाएगा बच्चा बन जाएगा। लेकिन सिर्फ बच्चा बनाना तो जरूरी नहीं है, हमारा बॉडी भी उसके जैसा होना चाहिए। एक मां कहलाने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा कर दिया मां बन गए। मां के लिए ममता होता है, आपको बच्चे का केयर होता है, मिल्क फीड करवाना पड़ता है, बहुत प्रोसेस है। दिमाग से मां बनना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है कि हम बॉडी से मां बन गए। 13 साल की लड़की को शादी दी, बच्चा पैदा की, मां बन गई। वो तो खुद ही बच्ची है, अपना बच्चा का केयर क्या करेगी बताओ? कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसीलिए शादी का एज क्यों 18 साल के बाद रखा गया, 20 साल के बाद क्यों रखा गया? क्योंकि वो शरीर के साथ साथ दिमाग से भी पक जाए, दिमाग से मैच्योरिटी हो जाए, तभी शादी दिया जाए। तो शादी करने का जो उम्र होता है लड़कियों का, अभी कितना है बताओ? 18 साल से 21 साल कर दिया गया है। 21 साल क्यों? क्या क्यों नहीं बोला गया कि 13 साल? हमारा बॉडी तो 13 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, लड़कियों के अंदर में तो 13 साल में पीरियड स्टार्ट हो जाता है। पीरियड स्टार्ट हो गया तब से वो मां बन सकती है। तो 13 साल में सरकार काहे ने बोल दिया कि लड़की का शादी का एज 13 साल कर दीजिए? उसका बॉडी जरूर बन चुका है मां बनने योग्य, लेकिन उसका दिमाग नहीं बना, अभी बच्चा ही है। वो बुद्धि, चॉकलेट खाएगी लेमन चूस, 13 साल की लड़की बच्चा को खिलाएगी लेमन चूस, की खुद खाएगी पता नहीं चलेगा। समझ रहा बात को ना? इसीलिए जो है लड़कियों का शादी का एज कितना किया गया है? 18 साल के ऊपर, ताकि वो दिमाग से पक जाए, मैच्योर हो जाए। समझ में आ रहा बात को? तो सिर्फ बॉडी का मैच्योरेशन होना जरूरी नहीं है, बॉडी के साथ साथ दिमाग का भी पकना जरूरी है। तो आप समझिएगा बात को कि प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट क्या बन जाता है? गर्भावस्था के दौरान नहीं बनता है। किशोरावस्था से पहले बनता है क्या? किशोरावस्था से के पहले भी नहीं बनता है। जब मान लीजिए कोई लड़की का एज 8 साल की है तो किशोरावस्था से पहले है वो, तो क्या किशोरावस्था से पहले ये जो प्राइमरी ओसाइट है सेकेंडरी ओसाइट बन जाएगा? नहीं, क्योंकि मान लो 8 साल के लड़की के अंदर में अगर शुक्राणु चला गया गलती से, कोई उसके साथ गलत काम हो गया, रेप हो गया, अगर सेकेंडरी ओसाइट बन जाएगा तो फिर 8 साल की लड़की भी तो गर्भवती हो सकती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए बॉडी को देखिए भगवान कितना अच्छे से एकदम सिस्टमेटिक बनाया है, और सिस्टम समय के अनुसार उसके अंदर ग्रोथ होगा चीजों का। तो प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट तब बनेगा जब वो लड़की कितने साल की हो जाएगी? 13 साल की, किशोरावस्था में पहुंचेगी। तो ये वाला जो स्टेज आप देख रहे हैं ना, प्राइमरी ओसाइट जो सेकेंडरी ओसाइट फर्स्ट पोलर बॉडी बना, ये कब होगा जानते हैं? मियोसिस 1 कब होगा उसके अंदर में? कंप्लीट प्यूबर्टी स्टेज में, प्यूबर्टी स्टेज में होगा। समझिए बात को, यानी मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो चुका है, स्टार्ट हो गया तो लेप्टोटीन में है, लेकिन कंप्लीट कब होगा? प्यूबर्टी स्टेज में। जब लड़की किशोरावस्था में पहुंचेगी तब मियोसिस कंप्लीट होगा, मियोसिस 1। समझ में आया बात को पल्लवी? कोई सवाल है तुम लोगों का यहां तक? नहीं ना? आप सुनो ध्यान से। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, सेकेंडरी ओसाइट बन गया। अच्छा, सेकेंडरी ओसाइट तो बोले थे, याद कीजिए कि अंडाशय के अंदर बनता, बड़ा सा ग्राफियल फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ओसाइट बना, और ये सेकेंडरी ओसाइट ओवरी के दीवार को तोड़कर बाहर निकलता है। बाहर निकल के कहां पहुंचेगा? ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। अभी तक इस सेकेंडरी ओसाइट में कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस 1। मियोसिस 2 तो हुआ नहीं। अब सेकेंडरी ओसाइट अभी कहां पहुंचा हुआ है? फैलोपियन ट्यूब में। अब इस सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस 2 तब होगा जब इसके पास कौन पहुंचेगा? स्पर्म पहुंचेगा। याद रखिएगा कि जब स्पर्म पहुंचेगा तभी सेकेंडरी ओसाइट कौन सा डिवीजन करेगा? मियोसिस 2। और मियोसिस 2 डिवीजन करके वो क्या बन जाएगा? यानी कि अगर लड़की के अंदर में स्पर्म नहीं पहुंच रहा है तो केवल क्या बन के रह गया? सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट ओवम तो नहीं बना। इसीलिए जिस लड़की के अंदर में स्पर्म नहीं पहुंचता, जो अनमैरिड फीमेल है, जिसका विवाह नहीं हुआ, अविवाहित महिला, अगर उसके अंदर स्पर्म नहीं पहुंचा है, स्पर्म नहीं जा रहा है, तो हर महीना उसके बॉडी के अंदर में सेकेंडरी ओसाइट बनता है और यही डिस्ट्रॉय होकर, नष्ट होकर मर जाता है। ये आगे और डिवाइड नहीं करता है,
सेकेंडरी साइड ओवम नहीं बन पाता, क्योंकि ओवम तभी ना बनेगा जब उस लड़की के अंदर में क्या पहुंचेगा, स्पर्म पहुंचेगा। तो अविवाहित महिला अगर उसके अंदर में स्पर्म नहीं पहुंच रहा है तो उसके अंदर में ओवम भी नहीं बन रहा होगा। तो ओवम सभी लड़कियों के अंदर नहीं बन पा रहा है, ओवम उसी लड़की के अंदर बन पाएगा जिसके अंदर में शुक्राणु पहुंच रहा है, और शुक्राणु पहुंच के भी सेकेंडरी साइड के साथ जाके मिलन कर रहा है, तभी ओवम बन पा रहा है। मान लो कोई विवाहित महिला है, किसी का शादी हो गया मान लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि शादी हो गया तो उसके अंदर भी ओवम बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो शादी हो गया, उसके अंदर सेकेंडरी साइड बना है, और जब सेकेंडरी साइड बना तब स्पर्म नहीं पहुंचा, तब स्पर्म नहीं पहुंचा, 3 दिन 4 दिन बाद पहुंचा या 3 दिन 4 दिन पहले पहुंचा, तो सेकेंडरी साइड को तो स्पर्म नहीं मिला, तो क्या वो ओवम बनेगा? नहीं बनेगा। तो विवाहित हो या अविवाहित हो, इससे लेना देना नहीं है, स्पर्म से लेना देना है। अगर आपके बॉडी में अंदर स्पर्म गया और सेकेंडरी साइड के साथ मिलन हुआ, तब सेकेंडरी साइड क्या बनेगा? ओवम। अगर सेकेंडरी साइड का मिलन ओवम स्पर्म के साथ नहीं हुआ तो ओवम नहीं बनेगा, यानी मियोसिस 2 सेल डिवीजन नहीं होगा। तो मियोसिस 2 सेल डिवीजन डिपेंड करता है स्पर्म पे। अगर स्पर्म सेकेंडरी सेल के साथ मैच किया, मिलन हुआ, तभी मियोसिस 2 सेल डिवीजन होगा। समझ में आया बात को? जब मियोसिस 2 होगा तो सेकेंडरी साइड डिवाइड करके 2 नया सेल बनाएगा, और फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करके 2 नया सेल बना, तो सेकंड पोलर बॉडी टोटल कितना बन चुका है? 3। इससे 2 बना और इससे 1 बना, ये तीनों जो है नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर मियोसिस 2 नहीं हुआ तो एक ही सेकंड पोलर बॉडी, सॉरी एक ही फर्स्ट पोलर बॉडी बचेगा। समझ में आ रहा है आपको? कि देखिए अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो ये भी डिवाइड नहीं करेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड नहीं करेगा। समझ में आ रहा बात को ना? फर्स्ट पोलर बॉडी तभी डिवाइड करेगा जब सेकेंडरी साइड डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत समझने में? तो यानी कि जब सेकेंडरी साइड नष्ट होगा उसके साथ साथ फर्स्ट पोलर बॉडी भी नष्ट होगा, और ओवम जब बन जाएगा तो ओवम बन गया, अब स्पर्म के साथ मिलकर जायगोट बनेगा, लेकिन ये तीनों का कोई काम नहीं है, ये तीनों नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात को? तो इस तरीके से हमारा जो oogenesis से कंप्लीट होता है। अब oogenesis में भी 3 स्टेप हो गया। यहां से जो पहला स्टेज इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या बोलते हैं बाबू? मल्टीप्लीकेशन फेज। इसको मिटाते हैं हम जरा सा, देखिएगा ये वाला जो फेज है, यहां पर जो जर्म सेल डिवाइड करके ओगोनियम बना, ये पहला फेज है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन फेज। ये वाला जो फेज है ग्रोथ फेज, क्योंकि आकार बड़ा हुआ है। दूसरा नंबर पे क्या हो गया? ग्रोथ फेज। और ये जो पूरा मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, इसको बोलते हैं तीसरा नंबर में क्या? मैच्योरेशन फेज। तो है ना बिल्कुल लगभग स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा, जैसे स्पर्म का प्रोसेस था बनने का, लगभग उसी तरह का प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां तक समझ में आया? अगर किसी तरह का और भी कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए।